नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक सीएसई यूपीएससी अनअकैडमी में। और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त सुमित। दोस्तों, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे देश में एजुकेशन सेक्टर किस हालत में है उसकी बात यहां पर बताएगा। और आंकड़ों के साथ यहां पर चीज़ों को समझेंगे और एक बहुत इंटरेस्टिंग मामला सामने आया है। इससे हमें एजुकेशन सेक्टर की हालत तो पता चलती ही है, साथ में स्पेसिफिकली बोर्ड एग्जाम्स में पूरे देश में रिजल्ट्स इतने पुअर आ रहे हैं, उसके पीछे कई प्रैक्टिकल कारणों को हम यहाँ पर जानेंगे। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमारी जनरल क्यूरियोसिटी के लिए भी नॉर्मली हमें पता होना चाहिए देश में न्यूज़ में जो चीज़ें चल रही है उसके पीछे रैशनली क्या कारण है वो हमें पता होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हेडलाइन आप देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। और हालांकि इसमें आपको कई सारे 2 3 4 5 आर्टिकल्स का मिक्सचर इस न्यूज़ में हम कवर करेंगे। कहता है कि यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, खासतौर पर 10th क्लास के अंदर 2023 के अंदर 29 लाख बच्चे फेल हो गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब यहाँ पर अगर आप इस न्यूज़ को ऐसे ही एक हेडलाइन में कवर कर ले, अगर एक हेडलाइन में पढ़ेंगे एक नज़र में, फिर कहीं पर किसी से जाकर डिस्कस करें तो आपको तरह तरह की बातें जो है तर्क सुनने को मिल सकते हैं कि आजकल के बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, ना पढ़ने की वजह से बच्चे फेल हो रहे हैं, बच्चों का ध्यान फ़ोन में रहता है। तो ठीक है, ये एक कारण हो सकता है, लेकिन अगर आप न्यूज़ को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप अपने तर्कों को बाकी जो आम तर्क हैं उनसे अलग कर पाएंगे और तरीके से यहाँ पर चीज़ों को पढ़ेंगे रैशनली, समझकर, लॉजिकली। तो यहाँ पर अगर बात करें मामला आखिर क्या है, दरअसल अगर यहाँ पर देखें पिछले 4 सालों का ट्रेंड अगर हम यहाँ पर उठाकर देखें तो 10वीं क्लास के जो एग्जाम होते हैं यहाँ पर जो बच्चे फेल हुए हैं 2018 से, अगर इस आंकड़े को देखें 18 के बाद यानी कि 19 से, 4 साल से इस आंकड़े में लगातार गिरावट आ रही थी। 1,09,800 2019 में बच्चे फेल हुए, उसके बाद ये आंकड़ा 1,800 के आसपास पहुंचता है, फिर 31,000। लेकिन फिर होता क्या है, 2021 में यहां पर ड्रास्टिकली जंप आता है। देखिए, यहां पर अब आपको एक चीज समझनी है, पैटर्न समझकर आप कारण का भी अंदाजा लगा सकते हैं। कहता है कि 2020 तक फेल होने वाले जो बच्चे हैं उनके आंकड़ों में लगातार गिरावट हो रही थी। ठीक है, लगातार गिरावट हो रही थी 2021 तक। ठीक है, 31,000 बच्चे 2021 तक फेल हो गए थे। उसके बाद कहता है कि 2022 के अंदर यहाँ पर 1 लाख से ऊपर सीधा, जहां पर 31,000 बच्चे फेल हो रहे थे 10वीं क्लास में, अगले ही साल 2022 में यह आंकड़ा 1 लाख से ऊपर पहुंच जाता है। ऐसा क्या होता है आप यहां पर समझ सकते हैं, कोविड का इफेक्ट आपको यहां पर साफ साफ देखने को मिल सकता है। बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई ठप हो चुकी होगी, बहुत सारे बच्चे घर पे ही बैठे थे, स्कूल नहीं जा पा रहे थे। उसके अलावा यहाँ पर हर बच्चे के पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं होता है। उसके अलावा अगर बच्चे के पास इंटरनेट का एक्सेस है तो भी ये भी सवाल उठता है क्या वो बच्चा एक्चुअल में वहाँ पर पढ़ाई कर रहा है या फिर एंटरटेनमेंट कर रहा है, गेम खेल रहा है। तो आप कुल मिला के मोटा मोटा एक ये कारण बोल सकते हैं, कोविड की वजह से, कोविड की वजह से बच्चों की पढ़ाई में समस्या तो ज़रूर हुई होगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दूसरा कहता है कि ड्रॉप आउट रेट्स भी जो है, यानी कि जिन बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया 10वीं के बाद, 11वीं में एडमिशन नहीं लिया, उन बच्चों की भी संख्या 2021-22 तक डिक्लाइन हो रही थी, लेकिन फिर बाद में वो एकदम से बढ़ जाती है। अगर बात करें 2021-22 तक ये डिक्लाइन हो रही थी, लेकिन 2 स्टेट उड़ीसा और बिहार को छोड़कर। ठीक है, और वैसे भी बिहार के अंदर शिक्षा की जो व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर उड़ीसा का भी आपको केस देखने को मिलेगा। कहता है बाकी राज्यों में 2021-22 तक ड्रॉप आउट रेट डिक्लाइन हो रहा था, 10वीं के बाद स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या गिर रही थी, लेकिन उड़ीसा में वो बढ़कर 39% से 49% हो गई और बिहार में 41% से 42% हो गई। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने एक फैक्ट देखा। उसके बाद अगर यहाँ पर देखें, समस्या ये नहीं है कि 10वीं के बाद बच्चे फेल हो रहे हैं, ये तो एक खैर समस्या है ही, इसके अलावा मल्टीपल आपको चीज़ें समझ आएंगी। कहता है कि यहाँ पर जो नेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं ओपन लर्निंग के, यानी कि अगर कोई बच्चा 10वीं में फेल हो जाता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कई बच्चे ओपन स्कूलिंग से, यानी कि ओपन बोर्ड से वहाँ पर एग्जाम देकर पास हो जाते हैं 10वीं में। लेकिन यहाँ पर मई में भी एक आर्टिकल, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डेटा जारी मई में भी किया था, तब ये बताया था कि 35 लाख बच्चे, इन 35 लाख बच्चों में वो बच्चे भी शामिल हैं जो बच्चे फेल हो गए और जिन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया। तो दोनों बच्चों को अगर मिला लें यहाँ पर 35 लाख, कहता है इन 35 लाख में से कहता है कि सिर्फ 4.5 लाख बच्चे ही ओपन स्कूलिंग की तरफ गए, यानी कि जो 10वीं में फेल हो गए या 11वीं में जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया, इन टोटल बच्चों में से सिर्फ 4.5 लाख बच्चों ने ही ओपन से 10वीं क्लास को यहाँ पर एग्जाम दिया, 10वीं क्लास का।
लेकिन समस्या ये है, पहली बात, बहुत कम बच्चे ओपन स्कूलिंग की तरफ जा रहे हैं। दूसरा, जितने भी जा रहे हैं उसमें से सिर्फ लगभग 50 से 55% के आसपास ही बच्चे पास हो पाते हैं। मतलब एक तो पहले ही ओपन स्कूलिंग की तरफ कम बच्चे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ उसमें जितने भी जा रहे हैं उसके भी 50% ही पास हो पा रहे हैं। इसका मतलब जरूरत है सरकार को, एक पॉइंट निकल कर आता है कि अगर बच्चा बोर्ड में फेल हो रहा है तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कि वहां पर स्कूल का एक्सेस हो सकता है ना हो, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ना हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार ओपन स्कूलिंग को भी बढ़ावा दे सकती है। जो बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं जा पाते, स्कूल एक्सेसिबल नहीं है, ओपन स्कूलिंग को सरकार बढ़ावा दे सकती है ऑनलाइन माध्यम से। तो यहाँ पर आप इंश्योर कर सकते हैं कि 4.5 लाख का जो आंकड़ा है ये बढ़ जाए, कि जो बच्चा रेगुलर स्कूलिंग नहीं कर पा रहा है वो ओपन स्कूलिंग में एटलीस्ट चला जाए। ठीक है, और यहाँ पर भी आंकड़ा कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है फेल होने वालों का। तो यहाँ पर कहता है कि अगर बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं और बहुत कम बच्चे ओपन स्कूलिंग कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा गैप दिखता है। आखिर वो बच्चे कहाँ जा रहे हैं? बाकी के सिर्फ 4.5 लाख बच्चे ओपन स्कूलिंग में आ रहे हैं, बाकी के बच्चे कहाँ जा रहे हैं? तो कहता है कि बाकी के बच्चों को क्या कर सकते हैं, हम स्किल ट्रेनिंग दे सकते हैं। क्योंकि ये बच्चे पढ़ाई अगर कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं या फिर अलग अलग जगहों पर कुछ कोर्स कर रहे हो, लेकिन कुल मिला के ये वो बच्चे हैं जो कि 10वीं के बाद कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इनको स्किल दे सकते हैं। स्किल देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं हम हमेशा बात करते हैं, हम अमृत काल में चल रहे हैं, और आने वाले समय में 2030 में भारत दुनिया का सबसे यंग देश होगा। अभी भी जो एवरेज एज है भारत की वो बहुत ज़्यादा कम है दो बाकी देशों से, और अगर हमें इस यंग पॉपुलेशन के टैलेंट को यूटिलाइज करना है तभी हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठा पाएंगे, वरना हम पॉपुलेशन के बोझ तले दब जाएंगे। यंग लोगों की पॉपुलेशन अगर स्किल्ड हो तो वो इकोनॉमी में फायदा करती है, और हमें जल्दी से जल्दी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो बनना ही बनना है। उसके अलावा हमने संकल्प लिया है कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है, डेवलप्ड देशों की कंट्री लीग में भारत को लेकर आना है। ठीक है, डेवलप्ड देशों की लीग में भारत को लेकर आना है। तो यहाँ पर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर बनना है और 2047 तक डेवलप्ड देश बनना है, तो जरूरी है डेमोग्राफिक डिविडेंड को आप यहाँ पर स्किल ट्रेनिंग जरूर दें। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए ध्यान देना होगा, ये 4.5 लाख लोग जा रहे हैं और गैप को यहाँ पर स्किल ट्रेनिंग देनी होगी। उसके अलावा कहता है राज्यों को अगर देखें, अगर राज्यों को यहाँ पर देखें, फेलियर रेट राज्यों में, स्टेट में और जो सेंट्रल बोर्ड है उनमें बड़ा डिफरेंस है। कहता है जो सेंट्रल लेवल के बोर्ड्स हैं जैसे कि सीबीएसई, आईसीएसई, यहाँ पर आपको फेलियर रेट सिर्फ और सिर्फ 5% के आसपास दिखेगा, जबकि अगर राज्यों की स्टेट बोर्ड्स की बात करी जाए, राज्यों में जो बोर्ड है, बोर्ड परीक्षाओं में 16% तक आपको रेट दिखेगा। तो बड़ा डिफरेंस है। इसका मतलब कि जो राज्यों के बोर्ड हैं, स्टेट्स बोर्ड में बच्चे ज़्यादा फेल हो रहे हैं कंपेयर टू सीबीएसई और आईसीएसई। तो और दूसरी बात आप जानते हैं, ज़्यादातर बच्चे राज्य के बोर्ड्स में पढ़ते हैं, और ज़रूरी है फिर यहाँ पर कि राज्य की जो स्कूल व्यवस्था है, राज्य के जो बोर्ड्स हैं उन पर फोकस किया जाए। क्योंकि कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेशनल लेवल का अगर कोई एग्ज़ाम होता है, नीट का, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जेई का जो एग्ज़ाम होता है, जितने भी नेशनल लेवल के एंट्रेंसेस होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई राज्य का बच्चा ये बोले क्योंकि मेरे स्टेट बोर्ड में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, उसका करिकुलम अच्छा नहीं है, इसलिए मैं सीबीएसई वाले बच्चे से कॉम्पीट नहीं कर पाता। तो ये जो गैप है स्टेट और सेंटर में, बोर्ड्स में, ये फिल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपको इन आंकड़ों से देखने को मिलेगा कि कितनी ज़्यादा, कितनी डिस्पैरिटी है, कितना डिफरेंस है राज्यों में। अलग अलग राज्यों में भी बहुत डिफरेंस है। सेंटर और स्टेट के बोर्ड्स में तो डिफरेंस है ही फेलियर रेट में, उसके अलावा राज्यों में भी आपस में बहुत डिफरेंस है। कहता है कि सिर्फ 11 स्टेट का फेलियर रेट अगर मिला लें तो 30 लाख बच्चे बन जाते हैं। मतलब टोटल जितने फेलियर या ड्रॉप आउट्स हैं 85% सिर्फ 11 स्टेट से आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, इन सभी 11 राज्यों से 85% वो बच्चे आते हैं जो फेल या फिर ड्रॉप आउट कर जाते हैं। बाकी का अगर आप देखें राज्यों में बहुत डिस्पैरिटी है। जैसे मेघालय का अगर आप फेलियर रेट देखेंगे 57% आपको ड्रॉप आउट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर केरला की अगर बात करें तो 99% बच्चे यहाँ पर पास कर जाते हैं। ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो राज्यों में बहुत डिफरेंस है। किसी राज्य में बच्चे बहुत ज़्यादा फेल होते हैं, किसी राज्यों में ज़्यादातर बच्चे पास कर जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी जो गैप है राज्यों के बीच में, इसको भी फिल करने की ज़रूरत है।
अब सवाल ये उठता है कि 2020 में बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी कि भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ऐसी व्यवस्था आएगी कि जहां पर पूरे देश के अंदर एजुकेशन का सिस्टम बदल कर रख दिया जाएगा और सभी देशों में समानता आएगी बोर्ड में। तो यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कई बार ये अफवाह भी उड़ी थी कि एक ही बोर्ड होगा, सभी बच्चों की पढ़ाई एक जैसी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, अलग अलग राज्यों में जो बोर्ड्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, सबके बोर्ड्स चलेंगे। अगर वेस्ट बंगाल का अपना बोर्ड है तो वो चलेगा, बिहार का अपना है तो वो चलेगा, लेकिन यहाँ पर कोशिश की जाएगी सभी बोर्ड के अंदर समानता लेकर आई जाए, सभी बोर्ड एग्जाम्स को स्टैंडर्डाइज किया जाए ताकि ज़्यादा डिफरेंस ना रहे, सीबीएसई से भी उनका डिफरेंस कम हो, आपस में भी डिफरेंस कम हो, ताकि जब नेशनल लेवल का कोई एंट्रेंस वो दें तो कॉम्पीट फेयर तरीके से कर पाएँ। तो यहाँ पर एक बॉडी बनाई गई थी जिसका नाम है परख। याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बॉडी बनाई थी परख, जिसका काम है कि स्टैंडर्डाइज करेगा सभी राज्यों के हिसाब से यहाँ पर बोर्ड्स को, ठीक है। तो परख का काम ये है और यहाँ पर ज़रूरत है कि ये बॉडी यहाँ पर इनको सही से स्टैंडर्डाइज अब करे। अब अगर बात करें यहाँ पर, समस्या तो हमने देख ली और इसके कई सारे कारण भी हमने जान लिए कि जैसे कोविड के दौरान आई समस्याएं एक कारण हो सकता है कि भाई जो बच्चे, जाहिर सी बात है, जब 2021 की वेव आई थी तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो 8वीं और 9वीं क्लास में होंगे, ठीक है, 2021 की वेव में। अब वो बच्चे जब बाद में बोर्ड्स के एग्जाम देते हैं तो फिर क्योंकि उनकी पढ़ाई 8वीं और 9वीं में सही से नहीं हो पाई, उनका बेस वीक रह गया, तो 10वीं क्लास में वो आकर फेल हो गए, ऐसा भी है। दूसरी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार की पॉलिसी की साइड से भी कुछ समस्याएं रह सकती है, उनको कैसे फिल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखा गया है कि स्टेट बोर्ड्स में ज़्यादातर टीचर्स जो हैं, ऐसे टीचर्स जिनको ट्रेनिंग मिली हुई है, ऐसे बहुत कम टीचर आपको मिलेंगे। जैसे कि सिर्फ यहाँ पर बताया गया है हर स्कूल में ऑन एन एवरेज सिर्फ 10 टीचर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की रिकमेंडेशन ये है कि सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट टीचर्स जो हैं उनको रिक्रूट किया जाए और उन पर अटेंशन दी जाए कि सब्जेक्ट्स का एक्सपर्ट टीचर्स को बनाया जाए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि ओपन स्कूल्स जो हैं उसका जो गैप है, जो बाकी जो बोर्ड्स हैं रेगुलर स्कूल से, उसका जो गैप है ओपन स्कूल से, उसको यहाँ पर कम किया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ओपन स्कूल में भी जाते हैं, तो यहाँ पर भी क्वालिटी इंश्योर किया जाए, ठीक है, रिफॉर्म्स किए जाएं, इनको भी क्वालिटी दी जाए। उसके अलावा कहता है कि भाई ये जो लगभग 7.5 लाख बच्चे जो गायब हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जो आगे भी पढ़ाई नहीं कर रहे, ठीक है, ड्रॉप आउट कर दे रहे हैं, इनको ज़रूरी है कि यहाँ पर आप स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दें ताकि इनका फ्यूचर भी सिक्योर हो और देश के अंदर स्किल बेस्ड पॉपुलेशन हमें यूथ की मिले, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। तो काफ़ी अच्छे रिकमेंडेशंस हैं, आप इनको डायरेक्टली मेंस वगैरह एग्जाम में लिख सकते हैं। उसके अलावा जो ये समस्या है ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी कंट्रोवर्सी निकलकर सामने आई है, वो ये कि जब ये आंकड़े लोकसभा में रखे गए, हम इनको क्यों डिस्कस कर रहे हैं इस न्यूज़ को, क्योंकि ये आंकड़े कि 29 लाख बच्चे फेल हो गए कि लोकसभा में रखे गए हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। अब अगर बात करें उड़ीसा की कंट्रोवर्सी ये रही कि क्योंकि ये कहा गया है कि उड़ीसा में ड्रॉप आउट रेट 49% है, बहुत ज़्यादा है, देश में सबसे ज़्यादा। तो उड़ीसा ने कहा है, यहाँ पर सवाल खड़े किए हैं कि भाई हमारा ड्रॉप आउट रेट इतना नहीं है, हमारा ड्रॉप आउट रेट इतना नहीं है। 2 कारण यहाँ पर दिए हैं और काफ़ी कारणों में तर्क भी मिलता है। पहला कारण काफ़ी लॉजिकल भी है, कहता है कि यहाँ पर जो बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं 10वीं के बाद, इसका मतलब उन्होंने 11th क्लास में एडमिशन नहीं लिया, उनको गिना जा रहा है। कहता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 10वीं क्लास के बाद 11वीं में नहीं जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो कोई स्किल बेस्ड कोर्स करने लग जाते हैं, कोई वोकेशनल कोर्स, यानी कि जैसे कई बच्चे पॉलिटेक्निक्स कॉलेजेस की एंट्रेंसेस की तैयारी करते हैं, उसमें एडमिशन लेते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, हो सकता है कोई अपने एरिया में, लोकल एरिया में कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहा हो, कोई टैली का कर रहा हो, कोई वेब डिज़ाइनिंग का कर रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग ले रहे हो, उनको यहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि वो 11वीं क्लास में नहीं गए, तो ड्रॉप आउट मान लिए गए। चलिए, तो यहाँ पर एक्चुअल में वो कुछ और माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं स्किल बेस्ड, ठीक है, उनको काउंट नहीं किया, चलिए, तो वो ड्रॉप आउट में काउंट हो गए, इसलिए ओडिशा का आंकड़ा बढ़कर दिखा, ये बात बोली गई। दूसरा कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का डेटा ओडिशा ने 2022-23 का यहाँ पर भेज दिया है, लेकिन उसे अभी उसे इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, लेटेस्ट डेटा जो पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पर उड़ीसा का जो ड्रॉप आउट रेट है वो बढ़कर नजर आ रहा है और उड़ीसा कहता है कि अगर यहाँ पर
अगर सही से डेटा को इनकॉर्पोरेट करा जाए तो लगभग सिर्फ 20% से 15% के बीच ही उड़ीसा का ड्रॉप आउट रेट दिखेगा, ये उड़ीसा का कहना है। ठीक है, खैर हमने यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट देखा जो काफी लॉजिकल भी है, तो आपको पता चला कि कैसे असेसमेंट होता है। उसके अलावा यहाँ पर अब देख लेते हैं कि हमारे एग्जाम से कैसे जुड़ा हुआ ये टॉपिक। तो जीएस पेपर 2 को अगर आप देखेंगे उसके अंदर एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए सवाल पेपर में प्रीलिम्स हो या मेंस आते रहते हैं। ठीक है, तो जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है। पिछले साल के क्वेश्चन अगर देखेंगे तो मेंस 2022 के अंदर आप देखिए राइट टू एजुकेशन के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है मेंस 2022 में जीएस पेपर 2 में। उसके अलावा मेंस प्रीलिम्स 2018 के अंदर, ठीक है, प्रीलिम्स 2018 के अंदर यहाँ पर राइट टू एजुकेशन के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो आप बड़ी आसानी से इसको देख सकते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, 3 स्टेटमेंट है। हम यहाँ पर देखते हैं कि कहता है, तीसरी स्टेटमेंट देखते हैं, कहता है इन इंडिया मोर देन 90% ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। कहता है कि टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस ज्यादातर राज्य सरकार के अंडर है 90%। पहली बात एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे रहा है, डाउट होता है। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे रहा है यानी कि डाउट होता है। दूसरी चीज, ये बड़ी आम बात है, हम देखते हैं हमारे एरिया में अगर आसपास कोई बीएड करता है तो कहाँ से करता है, अलग अलग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भाई 90% तो नहीं है राज्यों के पास, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बहुत सारे बच्चे प्राइवेट से ही करते हैं, तो संदेह होता है और यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो जाती है। जैसे ही स्टेटमेंट गलत हो गई तो 3 ऑप्शन जहां पर है वो गलत हो गया। अब 2 जो है दोनों में कॉमन है, तो 2 तो 100% सही है। पहली स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं। कहता है कि राइट टू एजुकेशन के अंदर जो टीचर सिलेक्ट होगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट के हिसाब से अगर कोई टीचर किसी स्कूल में सिलेक्ट होगा तो उसका जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो स्टेट के जो काउंसिल है वो डिसाइड करेगी, स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि राइट टू एजुकेशन के हिसाब से बॉडी बनाई गई थी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन के अंदर सिर्फ बच्चे की एजुकेशन पर फोकस नहीं किया गया, टीचर एजुकेशन पे भी फोकस किया गया है। इसलिए एनसीटीई बॉडी बनी थी, इसने क्राइटेरिया बताया था टीचर्स कैसे सिलेक्ट होंगे, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है। और सेकंड स्टेटमेंट जो बात करती है वो कहती है कि यहाँ पर जिसको भी टीचर बनना है, ठीक है, उसको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, और ये किसने बताया है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो यहाँ पर आपको हिंट भी दे दिया गया है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का नाम देकर। तो आप स्टेटमेंट पढ़कर अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक हिंट आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी डायरेक्ट अलग अलग लॉज से क्वेश्चन पूछता है, तो उसको देख लेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपको स्पेशल क्लासेस लेनी है अनअकैडमी पर, ये फ्री लाइव क्लासेस होती हैं अनअकैडमी की ऐप पर। आप मेरे साथ इसमें जुड़ सकते हैं। शाम को 6 बजे मैं यहाँ पर क्रैश कोर्स हम ले रहे हैं हिस्ट्री का। एंशिएंट हिस्ट्री कवर हो चुकी है, मेडिवल हिस्ट्री शुरू होने वाली है। 2024 के लिए जो भी दोस्त सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं इस क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं और हिस्ट्री अपनी कम समय में कंप्लीट कर सकते हैं। अनअकैडमी पे कोई सा भी कोर्स खरीदना है तो कोड लगाएंगे SMK लाइव। उसके अलावा यहाँ पर डिस्काउंट चल रहा है 50% का, अगर आपको लेना है। साथ में आपको मिलेगा 1 साल तक आपने कोर्सेज पर एक्सटेंडेड वैलिडिटी, 1 साल और आपका कोर्स वैलिड रहेगा। 2024 का ले चाहे 25 का, कोड लेकिन लगाना होगा SMK लाइव। उसके अलावा लक्ष्य बैच आपको देखने को मिलेगा हिंदी मीडियम के दोस्तों के लिए जो कि तैयारी कर रहे हैं। फाउंडेशन बैच है, 0 से तैयारी कराई जाएगी, 1-on-1 मेंटोरशिप मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, और आपको कोड लगाना होगा SMK लाइव। उसके अलावा यहाँ पर 2025 के लिए इंग्लिश यानी कि हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल भाषा में आपको तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पर 0 से बिल्कुल फाउंडेशन बैच है, कोड लगाना होगा SMK लाइव। ठीक है, और यहाँ पर जो भी दोस्त 2023 का मेंस निकाल चुके हैं, आपके रिश्तेदारी में भाई बंधु जो भी हो, उनको बता सकते हैं अनअकैडमी मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है फ्री में, हाई क्वालिटी इंटरव्यूज, जिसके अंदर रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर ट्रेनिंग देंगे। डेफ एनालिसिस किया जाएगा, बताया जाएगा कि आपके फॉर्म से कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कोड आपको लगाना होगा लेकिन SMK लाइव। ठीक है, इसके अलावा जाते जाते बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एजुकेशन की फील्ड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, साथ में लेटेस्ट करंट अफेयर से भी
जुड़ा हुआ क्वेश्चन है नवंबर के करंट अफेयर से, ठीक है। इसका जवाब देंगे। कहता है कि सेल्फ लर्निंग एंड असेसमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक पोर्टल लॉन्च किया है हाल ही में, बताएंगे उसका नाम क्या है, ठीक है। साथी, परख, परीक्षा और परिणाम। परख को तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, अभी हमने देख लिया, ठीक है। बाकी तीन में से बताएंगे कौन इसका सही जवाब है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ऐसी हाई क्वालिटी वीडियोस और कंटेंट के लिए अभी यहाँ पर जुड़ेंगे इस वीडियो में। अगली वीडियोस भी ऐसे ही आएंगी और अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे। अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।